याद करिए हमारा लास्ट वीडियो जहां सुनाई थी हमने एक राजकुमार की कहानी, जिसमें राजकुमार ने बड़ी ही चतुराई से एक पजल को सॉल्व करके सारा खजाना जीत लिया था। चलिए समझते हैं कि राजकुमार खोइसनाम ने पहेली को सॉल्व कैसे किया था। शुरू करेंगे पहेली को समझने से। तो पहेली में थे ये सीक्रेट लॉकर्स जिनको नंबर कर दिया गया था 1, 2, 3, 4 अप टू 100। वहीं खोइसनाम और उसके 99 रिलेटिव्स मिला के भी 100 लोग थे और उनको भी नंबरिंग की गई थी 1, 2, 3, 4 अप टू 99 और 100वां मेंबर था राजकुमार खोइसनाम। अब समझिए कि पहले रिलेटिव ने जिसका नंबर 1 था सारे लॉकर्स को ओपन कर दिया। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि सभी लॉकर्स 1 के मल्टीपल्स हैं। तो जो भी लॉकर्स 1 के मल्टीपल्स हैं उन सभी को हमने ओपन कर दिया। अब सेकंड रिलेटिव ने हर अल्टरनेट लॉकर को ओपन किया अगर वो क्लोज था और क्लोज किया अगर वो ओपन था। इसको कहते हैं टॉगलिंग। अब क्योंकि रिलेटिव का नंबर 2 था इसलिए वो 2, 4, 6, 8, 10 और 100 इस तरह के नंबर्स जो कि इवन नंबर्स हैं या फिर वो 2 से डिविजिबल है उन नंबर्स को बंद है तो खोल देगा और खुले हैं तो बंद कर देगा। अब क्योंकि पहले रिलेटिव ने सारे लॉकर्स को ओपन किया था तो इस रिलेटिव ने हर अल्टरनेट लॉकर को जो कि 2 के मल्टीपल्स थे उनको क्लोज कर दिया। और कौन से लॉकर्स उसने क्लोज किए जो कि 2 के मल्टीपल्स हैं या जिनका एक फैक्टर 2 है। अब थर्ड रिलेटिव जिसको नंबर 3 दिया गया था उसने वो सारे लॉकर्स जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं जैसे कि 3, 6, 9 और इसके बाद भी अप टू 100 जो 3 के मल्टीपल्स हैं उन सभी लॉकर्स को टॉगल कर दिया। तो 3 यहां पर खुला था तो वो बंद हो जाएगा, 6 जो कि बंद था वो खुल जाएगा, 9 जो कि खुला था वो बंद हो जाएगा। और ये सभी लॉकर्स हैं 3 के मल्टीपल्स या फिर इनका एक फैक्टर 3 है। तो याद करिए हमारे पहले वीडियो की कहानी को कि कैसे खोइसनाम ने सभी लोगों को लॉकर खोलने और बंद करने से पहले ही ये बता दिया कि पहेली का आंसर क्या है। अब ये उसने कैसे किया? क्योंकि वो समझ गया था कि उसके रिलेटिव्स उन्हीं लॉकर्स को टॉगल कर पा रहे हैं जिनका नंबर उस रिलेटिव के नंबर का मल्टीपल है या फिर हर नंबर्ड लॉकर को उतनी बार ही टॉगल किया जाएगा जितने उसके फैक्टर्स हैं। अब आप यहां कंफ्यूज हो गए होंगे कि सडनली हम मल्टीपल से फैक्टर्स पे कैसे आ गए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि कोई नंबर जिन नंबर्स का मल्टीपल होता है वही नंबर्स उसके फैक्टर्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि आप हमारा फैक्टर्स और मल्टीपल्स पे बनाया हुआ वीडियो जरूर देखिए, उससे आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वापस चलते हैं पहेली के सॉल्यूशन पर। अब 1 का फैक्टर है केवल 1, 2 के फैक्टर्स हैं 1 और 2, 3 के फैक्टर्स होते हैं 1 और 3, 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 4 और इसी तरह से आप बचे हुए सभी नंबर्स के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि लॉकर के साथ हो क्या रहा है। जब हमने लॉकर को एक बार टॉगल किया तो वो ओपन हो गया, जब हमने दूसरी बार टॉगल किया वो क्लोज हो गया, जब हमने तीसरी बार टॉगल किया तो वो अगेन ओपन हो गया, चौथी बार करने पर क्लोज, पांचवी बार करने पर फिर ओपन, छठी बार करने पर फिर क्लोज। अब यहां पर देखिए एक पैटर्न है, जब हम लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करते हैं तो फाइनली लॉकर की पोजीशन होती है ओपन और जब हम इसी लॉकर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करते हैं तो फाइनल पोजीशन लॉकर की होती है क्लोज्ड। तो इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे आप? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो लॉकर्स ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल किए गए हैं केवल वो लॉकर्स ही लास्ट में ओपन रह जाएंगे। और इन फाइनली ओपन्ड लॉकर्स में ही खोइसनाम को मिला वो क्लू जिससे कि उसने उस तिजोरी का पासवर्ड पता किया जिसमें कि खजाना था। तो अब हमारा एम हो गया ये पता करना कि वो कौन से लॉकर्स हैं जो फाइनली ओपन रहेंगे या जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो चलिए फैक्टर ऑफ 6 को देखते हैं। तो 6 के 4 फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो 1 और 6 इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 और इसी तरह से 2 और 3 इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आएगा 6। तो इससे आपको क्या पता चला? इससे यह पता चलता है कि 1 और 6 और 2 और 3 ये क्या है? फैक्टर पेयर्स है। तो कोई भी नंबर जब हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं तो वो फैक्टर्स इस तरह के पेयर्स में होते हैं। जैसे कि यहां पर अगर एक फैक्टर 2 है तो 2 में जिस नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर पेयर होता है। अब आप एक बात जानिए कि नॉर्मली नंबर्स के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं क्योंकि उनके फैक्टर्स हमेशा इस तरह के पेयर्स में होते हैं, माने 2 के पेयर्स में होते हैं। और जब भी हम इस तरह के नंबर ऑफ फैक्टर्स को सम करेंगे तो वो हमेशा 2 + 2 + 2 इस फॉर्म का ही कोई सम आएगा
तो अल्टीमेटली वो एक इवन नंबर होगा। पर क्या सभी नंबर्स के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं? नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें आखिरी में कोई भी लॉकर खुला नहीं मिलता। तो आप इतने समझदार तो हैं ही कि आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे नंबर भी होंगे जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि नॉर्मली नंबर्स हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। वी डेलिबरेटली डिड नॉट से दैट ऑल नंबर्स हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। चलिए जरा इन नंबर्स को देखिए। नंबर 1, इसका फैक्टर पेयर क्या होगा? 1 into 1। बट यहां अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो एसेंशियली केवल एक ही फैक्टर है जो कि है 1। एक और नंबर देखिए, नंबर 4, इसके फैक्टर पेयर्स क्या हैं? 1 into 4 और 2 into 2। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। पर आप यहां देखिए कि 2 into 2 में नंबर एक ही है 2, इसलिए फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2 और 4, 3 फैक्टर्स। एक और नंबर देखते हैं 9, इसके फैक्टर पेयर्स क्या होंगे? 1 into 9, 3 into 3। पर यहां भी आप ऑब्जर्व करिए कि एसेंशियली 3 into 3 में फैक्टर केवल एक ही नंबर है 3। तो इस केस में भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 and 9, मतलब 3 फैक्टर्स। तो आपने देखा कि यहाँ 4 के भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे, 9 के भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे और 1 के भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स थे। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि इन तीनों ही नंबर्स में एक फैक्टर पेयर ऐसा है जो कि किसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके आता है। जैसे कि 1 के केस में 1 into 1, 4 के केस में 2 into 2 और 9 के केस में 3 into 3। नाउ कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स? तो चलिए देखते हैं कि और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। आप नंबर 36 को देखिए। इसका पहला फैक्टर पेयर हो जाएगा 1 into 36, दूसरा फैक्टर पेयर हो जाएगा 2 into 18, 18 2 जा 36, तीसरा हो जाएगा 3 into 12, 12 3 जा 36, चौथा हो जाएगा 4 into 9, 4 9 जा 36, और लास्ट फैक्टर पेयर हो जाएगा 6 into 6, 6 6 जा 36। तो 36 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। तो टोटल 9 फैक्टर्स। ऐसे ही एक और नंबर को देखते हैं, नंबर 16। इसके फैक्टर्स होंगे 1 into 16, 2 into 8, 4 into 4। तो यहां भी फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 4 8 और 16, टोटल 5 फैक्टर्स। एक और नंबर देखते हैं 25। इसके फैक्टर्स होंगे 1 into 25 और 5 into 5। और यहां भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएंगे 1 5 और 25, मतलब कि 3 फैक्टर्स। तो यहां पर भी 1 4 और 9 की तरह ही इन नंबर्स के भी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। और अगर आप ऐसे ही और नंबर्स को फाइंड आउट करें तो 1 से 100 के बीच में ये है वो 10 नंबर्स जिनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। और इन सभी नंबर्स में एक बात कॉमन है कि इनका एक फैक्टर पेयर किसी नेचुरल नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है। जैसे कि 49 का एक फैक्टर पेयर है 7 into 7, या 64 का एक फैक्टर पेयर है 8 into 8, या 100 का एक फैक्टर पेयर है 10 into 10। तो ऐसे सभी केसेस में एसेंशियली जो फैक्टर पेयर है वो इनफैक्ट एक ही नंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर ही सेम है। और इस तरह के नंबर्स को हम कहते हैं स्क्वायर नंबर्स। तो अ स्क्वायर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपने क्या निकाला कि द ओनली नंबर्स विद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर स्क्वायर्स। अब क्या होते हैं ये स्क्वायर्स या स्क्वायर नंबर्स? तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक रेक्टेंगल जिसकी दोनों साइड्स इक्वल लेंथ की है, यानी विड्थ और लेंथ दोनों इक्वल है, तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर। और अगर इस तरह के किसी स्क्वायर को हम स्मॉलर यूनिट स्क्वायर्स में डिवाइड करें, यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है कि इसमें हर एक जो छोटा सा स्क्वायर है उसकी लेंथ और हाइट दोनों 1 यूनिट की है। तो जो नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स होंगे इस बड़े स्क्वायर के अंदर वो इक्वल होगा इसकी साइड्स के प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट ऑफ साइड्स को हम कहते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अब यहां पर देखिए कि लेंथ और विड्थ दोनों ही 5 यूनिट्स की हैं, क्योंकि अगर आप यूनिट स्क्वायर्स की रोज को काउंट करेंगे वो भी 5 है, और यूनिट स्क्वायर्स के कॉलम्स को काउंट करेंगे वो भी 5 है। तो इस तरह के केस में प्रोडक्ट ऑफ साइड्स हो जाएगा 5 into 5 विच इज इक्वल टू 25। अब आप इसमें नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर्स को काउंट करिए तो वो भी 25 होंगे। अब इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे या क्या कंक्लूड करेंगे कि अगर साइड की लेंथ स्क्वायर की 1 यूनिट है तो इसका एरिया हो जाएगा 1 into 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट। अगर साइड की लेंथ 2 है तो एरिया हो जाएगा 2 into 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। वहीं अगर साइड की लेंथ 3 होगी तो एरिया हो जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, 4 होगी
तो एरिया हो जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट्स, और 5 और 10 के लिए एरियाज हो जाएंगे 25 और 100 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्योंकि एरिया लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके आता है और स्क्वायर ही वो शेप है जिसमें कि लेंथ और विड्थ इक्वल होती हैं, इसलिए जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम उस नंबर का स्क्वायर बोलते हैं, या उनके मल्टीप्लिकेशन को हम स्क्वायर बोलते हैं। एक और बात को समझिए कि मैथमेटिक्स में 1 इंटू 1 इसको हम लिखते हैं 1 और उसके ऊपर एक 2 का सिंबल बनाते हैं हम स्मॉल सुपरस्क्रिप्ट में। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कि हम उसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं नंबर के राइट साइड में और थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, तो यहां पर हम इसे बोलेंगे 1 स्क्वायर्ड। इसी तरह 2 इंटू 2 को हम लिखेंगे 2 स्क्वायर्ड, या 2 के ऊपर एक छोटा सा 2 का सिंबल बनाएंगे। इसी तरह 3 इंटू 3 को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर्ड, 4 इंटू 4 को लिखेंगे 4 स्क्वायर्ड, और 5 इंटू 5 को लिखेंगे 5 स्क्वायर्ड। और इसी तरह से हम आगे भी नंबर्स के स्क्वायर्स लिख सकते हैं। अब ये नंबर जो 2 है ये होता है नोटेशन फॉर स्क्वायर्स। तो 1 स्क्वायर की यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1, जो कि 1 इंटू 1 के बराबर है। 2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, जो कि 2 इंटू 2 के बराबर है। 3 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 9, 4 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, और 5 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। पर ऐसा स्क्वायर नंबर्स के साथ ही नहीं, कोई भी नंबर n हो और उसके ऊपर हमने इस तरह से एक सिंबल बनाया हो किसी भी नंबर e का, तो इस n को कहते हैं हम बेस, या वो नंबर जिसको हम मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और e होता है यहां पर एक्सपोनेंट या पावर। इसका मतलब क्या हुआ? दैट वी आर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स। कितने नंबर ऑफ टाइम्स? तो अगर कोई नंबर n है और हम उसे e नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से, तो उसको हम कहेंगे n रेज टू द पावर e। इसको ऐसे समझिए कि अगर लिखा है 1 और उसके ऊपर लिखा है नंबर 2 या 1 स्क्वायर्ड, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 1। कोई नंबर लिखा है 5 और उसके ऊपर छोटा सा 2 लिखा है, तो हम लिखते हैं उसे 5 इंटू 5। इसी तरह अगर कोई नंबर n है और उसके ऊपर ये छोटा सा सिंबल 2 का बना हुआ है, उसको भी हम इस तरह से लिखेंगे n इंटू n। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह 2 का ही सिंबल होगा। मान लीजिए 1 के ऊपर एक छोटा सा 3 का सिंबल बना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये है 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 विद इटसेल्फ। अगर 5 के ऊपर इस तरह से 3 लिखा है तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 टाइम्स। और इसी तरह कोई नंबर n है, उसके ऊपर अगर 3 लिखा हुआ है इस तरह से, तो उसको हम कहेंगे n इंटू n इंटू n के बराबर। अब इसी एनालॉजी को आप एक्सपेंड करिए। अगर कोई नंबर 1 है और उसके ऊपर लिखा है कोई भी एक्सपोनेंट या पावर e, इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर मल्टीप्लाइंग 1 e नंबर ऑफ टाइम्स, या नंबर मल्टीप्लाइड e नंबर ऑफ टाइम्स। और यहां पर नंबर क्या है? 1। अगर वही नंबर 5 है और हम 5 रेज टू द पावर e करते हैं, तो हम 5 को e टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर कोई नंबर n है और उसको हम रेज टू द पावर e करते हैं या उसके एक्सपोनेंट को e लिखते हैं, तो वहां भी हम नंबर, क्योंकि n है तो हम n को मल्टीप्लाई करेंगे e नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहां पर एक और बात याद रखिए कि जब हम एक्सपोनेंट 2 रखते हैं या 1 का स्क्वायर करते हैं, तो इन नंबर्स को कहते हैं हम स्क्वायर नंबर्स या स्क्वायर। और अगर एक्सपोनेंट 3 होता है तो उस केस में हम नंबर्स को कहते हैं क्यूब, या इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे 1 क्यूब, 5 क्यूब, n क्यूब। अब आप सोच रहे होंगे कहीं भी हमने e की वैल्यू 0 नहीं रखी, या हमने ये नहीं बताया कि अगर e की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा। तो मैथमेटिक्स में कई बार कुछ कन्वेंशंस को यूज करते हैं, जैसे यहां पर n रेज टू द पावर 0 1 होगा, या फिर अगर कोई भी नंबर 1 2 3 4 एनी नंबर अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो हमेशा 1 होगा, एंड इट इज अ कन्वेंशन इन मैथमेटिक्स। अब मैंने यहां पर एक नया वर्ड कन्वेंशन यूज किया, तो कन्वेंशंस कोई लॉज नहीं होते या कोई रूल्स नहीं होते जो कि प्रूव किए जा सके। कई बार हमें मैथमेटिक्स में चीजों को आसान बनाने के लिए, समझने के लिए आसान बनाने के लिए कन्वेंशंस डेवलप करनी पड़ती हैं, जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट होता है मैथमेटिकल कम्युनिटी के बीच में। तो यहां पर हमने किसी की पावर 0 को एज अ कन्वेंशन ये मान लिया है कि 1 होता है। तो जहां भी 1 रेज टू द पावर 0 हो, 2 रेज टू द पावर 0 हो, या n रेज टू द पावर 0 हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो टॉपिक से ज्यादा नहीं भटकते हैं, वापस आते हैं n इंटू n पर, जिसको हम लिखेंगे n रेज टू द पावर 2, या फिर इसको हम पढ़ते हैं n स्क्वायर्ड। तो अभी तक आपने देखा कि हमने साइड्स की लेंथ में केवल नेचुरल नंबर्स यूज किए, पर ऐसा नहीं है कि साइड की लेंथ केवल नेचुरल नंबर्स हो सकती हैं, ये फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई स्क्वायर है जिसकी साइड है 3/5 यूनिट्स, तो इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा 3/5 इंटू 3/5,
विच इज इक्वल टू 9/25 विच इज अ फ्रैक्शन। इसी तरह से अगर साइड्स की लेंथ डेसिमल नंबर्स में है जैसे कि 2.5 यूनिट्स, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5 विच इज इक्वल टू 6.25 विच इज अगेन अ डेसिमल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर्स कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल नंबर्स। अब रिकॉल करिए हमारी पहले बनाई हुई टेबल को। तो यहां पर जो स्क्वायर नंबर्स हैं दोज आर नीदर डेसिमल्स नॉर फ्रैक्शंस। उन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। और आपने देखा कि ये स्क्वायर्स हमको मिलते हैं नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। तो परफेक्ट स्क्वायर्स हुए द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग के नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो यहां से आप समझिए कि जब हम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर आता है, या उन नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। ये डेसिमल और फ्रैक्शंस में नहीं होते। अगर आप नेचुरल नंबर्स और नंबर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा नंबर्स पे बनाया हुआ वीडियो जरूर देखिए। अब अगर आप बहुत सारे नंबर्स के स्क्वायर्स निकालें तो आपको उनमें एक पैटर्न दिखेगा या कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज दिखेंगी। इसको इस टेबल से समझते हैं। तो आपकी बुक में दी हुई है टेबल जिसमें 1 से 30 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हुए हैं, पर वो कंप्लीट नहीं दिए हुए हैं। तो पहले इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 या 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इसी तरह 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और इसी तरह आप 13 से लेके 20 तक के भी स्क्वायर्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन नेचुरल नंबर्स को उन्हीं से मल्टीप्लाई करके। अब आगे 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 और इसके बाद टेबल खाली है जहां पर हमें 23 से लेके 30 के स्क्वायर्स लिखने हैं। तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529 और इसी तरह से आप आगे के भी अप टू 30 स्क्वायर्स लिख सकते हैं। अब व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? एंड इफ देयर इज अ पैटर्न देन यू कैन शेयर योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेक कंजेक्चर्स। तो आगे का वीडियो देखने से पहले आप थोड़ी देर पॉज करें और वापस जाके एक बार खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि क्या इन स्क्वायर्स में कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है। चलिए देखते हैं क्या पैटर्न है। तो स्क्वायर ऑफ नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 1 है, जैसे कि 1 स्क्वायर, 11 स्क्वायर और 21 स्क्वायर, इनके अगर आप स्क्वायर्स को देखेंगे तो वो आता है 1, 121, 441 और इनकी भी यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है वो है 1। अब आप इन स्क्वायर्स को देखिए जिनके यूनिट प्लेस पर 2 है, जैसे कि 2, 12 और 22। इनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पर आता है 4। इसी तरह यूनिट प्लेस पर 3 वाले नंबर्स का स्क्वायर करने पर आता है स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर डिजिट 9। 4 के लिए आता है 6, 5 के लिए आता है 5, 6 के लिए आता है 6, 7 के लिए आता है 9, 8 के लिए आता है 4, 9 के लिए आता है 1 और 10 के लिए आता है 0। अब जरा पैटर्न की बात करें तो जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 1 या 9 था उनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आता है 1। इसी तरह जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 2 या 8 था उनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आता है 4। सिमिलरली यूनिट प्लेस पर 3 और 7 होने पर जो उनका स्क्वायर है उसके यूनिट प्लेस पर आता है 9। और अगर यूनिट प्लेस पर 6 या 4 है तो उनके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर आता है 6। तो अगेन दोबारा देखते हैं, नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 और 9 होने पर स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर आएगा 1। नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 और 8 होने पर स्क्वायर में आएगा यूनिट प्लेस पर 4। नंबर के यूनिट प्लेस पर 3 और 7 होने पर स्क्वायर में आएगा नंबर 9 इन यूनिट प्लेस। और नंबर की यूनिट प्लेस पर 4 या 6 होने पर जो उसका स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर आएगा 6। इसी तरह 5 होने पर यूनिट प्लेस पर स्क्वायर में भी आता है 5 और अगर 0 होता है यूनिट प्लेस पर तो स्क्वायर के नंबर में आएगा यूनिट प्लेस पर 0। अब आप यहां देखिए कि यूनिट प्लेस पर केवल 1, 4, 9, 6, 5 और 0 यही नंबर्स आ रहे हैं स्क्वायर करने पर, कहीं भी नंबर 2, 3, 7 या 8 नहीं आ रहे। तो अब आपसे यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो नंबर 16 है 4 का स्क्वायर। एक और नंबर 36 हमने देखा था, वो था 6 का स्क्वायर। अब इन दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 6 है एंड दे आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब एक और नंबर देखते हैं, नंबर 26। अब इस नंबर के भी यूनिट प्लेस पर 6 है बट दिस इज नॉट अ स्क्वायर। लेकिन अगर कोई नंबर 2, 3, 7 और 8 से एंड होता है या उसके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 हैं तो वी कैन डेफिनेटली से दैट इट इज नॉट अ स्क्वायर। वहीं अगर कोई नंबर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 से एंड होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट नंबर मे और मे नॉट बी ए स्क्वायर।
जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 16 और 36 तो स्क्वायर्स थे, 26 स्क्वायर नहीं था। अगर आप पर्सनली हमसे पूछें तो दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। आइडियली दे शुड हैव आस्क्ड दैट इफ अ नंबर एंड्स इन 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इज इट ऑलवेज अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ स्क्वायर। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एवरी नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ सम नंबर। पर अभी के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं छोड़ देते हैं। आपके लिए इतना समझना काफी है कि यहाँ पर जो स्क्वायर की बात हो रही है वो परफेक्ट स्क्वायर की ही बात हो रही है। एंड अ परफेक्ट स्क्वायर मस्ट एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9। Write 5 numbers such that you can determine by looking at their digits that they are not squares। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 हैं तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ स्क्वायर। और ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जैसे कि 22, 92, 43, 67, 37, 78। इनफैक्ट आप कोई भी नंबर विच इज एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8 अगर आप लिखेंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। तो हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 4 और 6 हैं उनका जब हम स्क्वायर करते हैं तो उनके यूनिट प्लेस पर 6 आता है। तो यहाँ पर ऐसे नंबर्स हो जाएंगे 34 स्क्वायर, इसके यूनिट प्लेस पर 4 है, 46 स्क्वायर, इसके यूनिट प्लेस पर 6 है, 56 स्क्वायर और 74 स्क्वायर, इनके भी यूनिट प्लेस पर 6 और 4 है। अब आगे आपसे कहा गया है कि फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। तो पहले हमने ये टेबल भरी थी। तो सबसे पहले जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पर 1 और 9 था उनके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 1 आएगा, 2 और 8 होने पर 4 आएगा, 3 और 7 होने पर 9 आएगा, 4 और 6 होने पर आएगा 6, यूनिट प्लेस पर 5 होने पर आएगा स्क्वायर में 5 यूनिट प्लेस पर, और यूनिट प्लेस पर 0 होने पर उसके स्क्वायर में आएगा यूनिट प्लेस पर 0। अब आप यहाँ देखें कि जो भी पेयर्स हैं जैसे 1 और 9 इनका सम 10 है, या 2 और 8 इनका सम भी 10 है, 3 और 7 का सम भी 10 है, 4 और 6 का सम भी 10 है। माने जिन पेयर ऑफ नंबर्स के स्क्वायर्स के एंड पर सेम डिजिट आती है यूनिट प्लेस पर उनका सम 10 होता है। जैसे कि यहाँ पर 3 3 जा अगर 9 आता है, यूनिट प्लेस पर 9 है, तो 7 7 जा 49 में भी यूनिट प्लेस पर 9 आ रहा है, और 7 और 3 को ऐड करने पर 10 आता है। अब आप जरा इस पैटर्न को देखिए, अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 100, 20 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 20 इंटू 20 विच इज 400, इसी तरह से 40 का स्क्वायर करने पर आता है 1600। तो यहाँ आप देखिए कि व्हेन वी हैव 1 0 इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, तो जो इसका स्क्वायर है उसमें 2 zeros आते हैं। इसी तरह अगर हम ऐसे नंबर्स लें जिनमें ऑलरेडी 2 zeros हैं, जैसे कि 100 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10,000, या अगर हम 200 का स्क्वायर करें जिसमें 4 के आगे 4 0 लग जाएंगे 40,000 हो जाएगा। 700 का स्क्वायर करें जो कि हो जाएगा 49 के आगे 4 zeros यानी 4,90,000, या 900 का स्क्वायर करें जिसमें आएगा 8,10,000। तो इन सभी में आप देखिए कि जब नंबर के लास्ट में 2 zeros हैं तो उनके स्क्वायर के लास्ट में 4 zeros हो जाते हैं। तो यहां से आप एक बात समझिए कि जो zeros इन स्क्वायर होंगे वो होंगे 2 times द zeros इन द नंबर विच वी आर स्क्वायरिंग। अब आपसे पूछा गया है कि इफ अ नंबर कंटेन्स 3 zeros एट द एंड, हाउ मेनी zeros विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो आपने देखा कि यहाँ पर नंबर में 3 zeros है, तो यहाँ हम कर देंगे 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6 zeros। मतलब कि जिस नंबर के एंड में 3 zeros हैं उसके स्क्वायर के एंड में 6 zeros होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1000 का स्क्वायर करते हैं तो वो आता है 10 लाख जिसमें 6 zeros हैं। इसी तरह अगर हम 2000 का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर आता है 40 लाख जिसमें 6 zeros हैं। या हम 7000 का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर आता है 4 करोड़ 90 लाख, अगेन इसमें भी 6 zeros हैं। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ अ नंबर एंड द नंबर ऑफ zeros एट द एंड ऑफ इट्स स्क्वायर, विल दिस ऑलवेज हैपन। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि zeros इन अ स्क्वायर आर 2 times द zeros इन द नंबर, एंड यस दिस विल ऑलवेज हैपन। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है कि कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ zeros एट द एंड। अब आप यहां देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं। ये तो हमने जान लिया कि अगर किसी नंबर के एंड में 1 0 है तो उसके स्क्वायर में 2 zeros होंगे, अगर 2 zeros है तो उसके स्क्वायर में 4 zeros होंगे। पर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी नंबर के स्क्वायर में ऑड नंबर ऑफ zeros भी हो सकते हैं, मतलब कि वो zeros तो आएंगे ही जो डबल हैं, उसके अलावा भी कोई जीरो आ सकता है। तो पहले तो स्टेटमेंट को देखते हैं कि कैन वी से दैट स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ zeros एट द एंड। तो यस, स्क्वायर्स कैन ओनली हैव एन इवन नंबर ऑफ zeros एट द एंड, दे विल नेवर हैव एन
ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर किसी नंबर के एंड में सम नंबर ऑफ जीरोस हैं तो डेफिनेटली उसके स्क्वायर के अंदर उसके डबल नंबर ऑफ जीरोस तो होंगे ही। अब उसके बाद अगर हमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस चाहिए तो वी नीड एन एडिशनल जीरो। अब कोई भी स्क्वायर नंबर किसी नंबर का उसी में मल्टीप्लिकेशन करने से आता है, और किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जीरो तब आएगा जब या तो उन दोनों नंबर्स के एंड में 2 और 5 हो, तो 2 5 हो जाता है 10, तो जीरो आ जाता है, या फिर 0 और 0 हो नंबर्स के एंड में। तो इस तरह के दो नंबर्स जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर के एंड में 2 है और दूसरे नंबर के एंड में 5 है, तो उनके मल्टीप्लिकेशन पर उनके एंड में 0 आता है। या फिर अगर दोनों नंबर्स के एंड में जीरोस हैं तो भी उनके मल्टीप्लिकेशन पर यूनिट प्लेस पर 0 आएगा। पर स्क्वायर के केस में यूनिट प्लेस पर 2 और 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आता है, तो दो अलग अलग नंबर्स यूनिट प्लेस पर नहीं हो सकते। तो 2 and 5 can't happen in a square. Therefore, a square of a number will always have even number of zeros. अब आपसे पूछा गया है कि what can you say about the parity of a number and its square? अब सबसे पहले समझते हैं कि parity of a number क्या होता है। तो parity of a number होता है कि whether a number is even or odd, मतलब ये बताता है कि कोई नंबर even है या odd है। तो जरा अपनी टेबल को देखते हैं, जब हमने ऐसे नंबर्स के स्क्वायर निकाले थे जिनके एंड में 1 या 9 था, तो नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर आया था 1, विच इज एन ऑड नंबर। सिमिलरली जब नंबर एंड हो रहे थे 3 और 7 से, तो भी यूनिट प्लेस पर आया था 9, विच इज अगेन एन ऑड नंबर। इसी तरह जब यूनिट प्लेस पर 5 था तो भी स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 5 आया, विच इज अगेन एन ऑड नंबर। इसका मतलब कि अगर कोई नंबर ऑड नंबर है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर ऑड नंबर आएगा, या फिर वो नंबर एक ऑड नंबर होगा। सिमिलरली आप देखिए कि जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 और 8 था तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा था। सिमिलरली 4 और 6 होने पर यूनिट प्लेस पर आ रहा था 6, और जब उसके यूनिट प्लेस पर 0 था तो स्क्वायर के भी यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा था। तो जो नंबर 4, 6, 0 या 2 के मल्टीपल से एंड होते हैं, आप जानते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं। इसका मतलब कि अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे हम तो स्क्वायर भी इवन होगा। तो वी कैन से दैट देयर इज पैरिटी बिटवीन अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह से मैथ्स को डेप्थ में समझना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम लाएंगे आपके लिए और भी मजेदार और भी डिटेल्ड वीडियोस जिनमें हम कवर करेंगे क्लास 8th की मैथ्स गणित प्रकाश। धन्यवाद।